which able to program. ठीक है, microcontroller is a device which able to program, reconfigure. It has input and IO ports. ठीक है, input IO port होते हैं जिसमें कुछ इनपुट मिलेंगे उसे, और उस हिसाब से वो माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करेगा लॉजिकली कि इनपुट जो है वो किस तरह से बिहेव करे, आउटपुट किस तरह से प्रोड्यूस हो। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस होंगी, कुछ लॉजिक एलिमेंट्स होंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग ब्लॉक्स होंगे, ये माइक्रो कंट्रोलर में, और उस हिसाब से वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, स्पेशली अबाउट द पिक फैमिली, राइट, पिक 18 फैमिली, थोड़े से मॉडरेट लेवल की आईसीज हैं। मतलब एक ये पिक 16 थोड़े से, अगर हिस्ट्री की तरफ जाएं तो पिक 16, पिक 14, 12, 10 जो फैमिलीज हैं, ये थोड़े ओल्ड फैशन आईसीज थे। ठीक है, ये थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी के आईसीज थे। ठीक है, लेकिन पिक 18 जो है वो कंसीडर किया जाता है मॉडर्न एज आईसीज, राइट, मॉडर्न एज, या जो 20 2000 ईयर जो है उससे अबव जो आईसी यूज हो रही है इन आवर सराउंडिंग, वो पिक 18 फैमिली से ही बिलोंग करती होती है, राइट। तो पिक 18 फैमिली जो है वो बेसिकली आपके पास इसके बहुत सारे वर्जन हैं। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है, पिक पिक 18 इस तरह ये लिखा है ना, और देन यू हैव डोंट केयर, एक्स 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 मींस डोंट केयर। वो बेसिकली यूज हो रहे होते हैं इस तरह 452, 458, इस तरह के नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब दे आर जेनेरिक फैमिली। माइक को थोड़ा सेट कर लें, या बल्कि म्यूट कर लें, इवन बेटर। ओके फाइन। तो ये जो बिग कंट्रोलर्स होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं कंट्रोल के लिए। ठीक है, कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए एंड प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इस तरह के जितने भी हमारे मैथमेटिक्स है उसमें यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में यूज हो रहे होते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे पास पिक 18 फैमिली। और इस फैमिली के अगर देखा जाए इस आईसी के अंदर, सो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ ब्लॉक सेट्स। ठीक है, ये सारे ब्लॉक्स हैं जो कि एक जो पिक 18 फैमिली के जेनेरिक मतलब यानी कि ओवरव्यू, सारे के सारे पिक 18 की जितनी भी आईसीज हैं, उसके जितने भी चेन में आईसीज हैं, यानी कि पिक 18, 112, 114 एंड सो ऑन सो फोर्थ, उन सब में ये वाले एलिमेंट्स तो जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, ये वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सब पिक 18 फैमिली में। अब उसमें ये क्या क्या चीजें हैं, इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सीपीयू, एज यू फेमिलियर अबाउट के, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें सारी की सारी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशन हो रही होती है, डिसीजन हो रही होती है, बूलियन अलजेब्रा के लॉजिक्स परफॉर्म हो रहे होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स जो हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स, कोडिंग वगैरह सब इसमें परफॉर्म हो रही होती है। सही है, तो दिस इज लाइक अ ब्रेन। ठीक है, सुपर ब्रेन है, यहाँ पर सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, एज इट नेम सजेस्ट, राइट। ओके, देन यू हैव सम प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, रोम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये जो ब्लॉक है दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल रोम। अच्छा, प्रोग्रामेबल रोम का मकसद, एक तो रीड ओनली मेमोरी इज दैट लेट्स लाइक अ हार्ड डिस्क इन योर कंप्यूटर सिस्टम। कभी भी आप कंप्यूटर सिस्टम में एक ड्राइव जो होता है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वो हार्ड डिस्क की स्पेस होता है, एंड उस में ये जो फिजिकल हार्डवेयर है वो बेसिकली रोम कहलाता है। ठीक है, इट्स हैज अ लार्जर साइज ऑफ मेमोरी, लार्जर साइज ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है, अब लार्जर साइज ऑफ मेमोरी होने का फायदा ये है हमारे पास कि आप इसके अंदर बहुत सेट ऑफ कोड जो है वो इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो आप कोडिंग करते हैं, ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग जो हो रही होती है उसको आप रोम में सेव करते हैं। ठीक है, यानी जब आईसी को प्रोग्राम करते हैं आप, तो वो रोम के इंटरनल मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वो रोम में स्टोर होता है जो भी आप कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग रोम जो है वो अटैच है सीपीयू से डायरेक्टली बाय प्रोग्राम बस। ठीक है, इसमें एक प्रोग्राम बस के लाइक ये जो बोल्ड लाइन है, एक थिन लाइन है। ठीक है, थिन लाइन मींस कि आपके पास 8 बिट का, या समझ लें कि 8 बिट वाइड आपके पास डेटा लाइंस हैं, 8 बिट वाइड, यानी 0 से 7 नंबर बिट्स के आपके पास डेटा लाइन। लेकिन
0 से 7 तक आपके पास लाइन हो सकते हैं। ये है अबव 8, मतलब ये कि 8 बिट से ज्यादा हो, 16 बिट है, 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है, ठीक है। तो मेमोरी साइज जितना बड़ी होगी उस हिसाब से इसके रैम के जो बस साइज है डेटा को डिलीवर करने के, वो एज अ बाइट या 2 बाइट्स को भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है, 4 बाइट में भी डेटा डिलीवर हो सकता है, उसकी ये थिकनेस से भी शो किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये डेटा डायरेक्टली कनेक्टेड है जो सीपीयू है उसके साथ, मींस आपका जो रोम है वहां से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस उठ के आएंगी सीपीयू पे, और वो सीपीयू डिसाइड करेगा कि उस जो सेट ऑफ लाइन है उसके साथ क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। क्या एक्शन परफॉर्म करना है मींस या तो उसको टाइमर वाले प्रोग्राम में थ्रो करना है, या उसको सीपीयू के पीसी प्रोग्राम काउंटर के लिए इसको यूज करना है उस डेटा को, या रैम के लिए यूज करना है, या डबल ईपी रोम के लिए यूज करना है। यू हैव द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर डेटा प्रोसेसिंग, राइट। तो पहला स्टेज क्या हुआ कि आपके पास डेटा आपने लोड कर दिया प्रोग्राम के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। जब आपने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आईसी के अंदर डेटा डिलीवर कर दिया, वो यहाँ आके स्टोर हो गया, ठीक है। प्रोग्राम रोम के अंदर आपने मेमोरी को स्टोर कर लिया डेटा, या जो इंस्ट्रक्शन सेट है सारे के सारे। फिर क्या किया, सीपीयू ने उस डेटा में से वन लाइन बाय लाइन डेटा लिया, सही है। हर एक लाइन के ऊपर आपने इंस्ट्रक्शन को लिया और उसके एग्जीक्यूट करना शुरू किया। पहली लाइन में लिखा हुआ था, लेट्स सपोज मूव करें आप ये जो वर्किंग रजिस्टर में 04, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, लेट्स सपोज, ठीक है। तो 04 हेक्साडेसिमल में लोड होगा, ये सीपीयू करेगा, ठीक है। ये लोड करने के बाद अब जो उसके लिए एडिशनल चीजें चाहिए, अब जिस तरह वर्किंग रजिस्टर है ना, वर्किंग रजिस्टर जो है वो रैम के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो डब्ल्यू रजिस्टर जो हम कोड में यूज कर रहे होंगे वो रैम के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये रैम की फिजिकल स्पेस यूज करेगा, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन इसको चाहिए होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इज दैट गुड? सब अटेंटिव हो, सब अवेलेबल हो? यस सर, आ रहा है, समझ गए। यस सर, आ रहा है। वेरी गुड। तो सिमिलरली अब इसके नेक्स्ट लाइन में था ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है वर्किंग रजिस्टर में, या दो नंबर्स को ऐड करना है, लेट्स सपोज, ठीक है। दो नंबर को, दो इनपुट है, ठीक है, दो इनपुट वैल्यूज हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें और स्टोर कर दें वर्किंग रजिस्टर पे, ठीक है। लेट्स सपोज इस तरह का कोड है कि आपके पास दो इनपुट नंबर्स हैं, एक ए पोर्ट है जिसमें आपने नंबर 2 सेंड किया है, और एक बी पोर्ट है जिसपे आपने नंबर 3 सेंड किया है, ठीक है। 2 और 3 दो नंबर को आपने सेंड कर दिया दो डिफरेंट पोर्ट पे, एक पोर्ट ए पे, एक पोर्ट बी पे, ठीक है। अब वो पोर्ट ए से जो नंबर है वो 2 ऐड होगा पोर्ट बी के 3 से, ठीक है। तो वो पहले डेटा जो जाएगा 2 और 3 दोनों इस पोर्ट से उठेगा, यानी वाला ये वाला ब्लॉक यूज होगा। इस ब्लॉक से डेटा उठा 2 और 3 इस बस पे गया, ये बस जो दिख रहा है आपको पोर्ट वाइज लाइन, ठीक है। डेफिनेटली ये 8 बिट से बड़ा नंबर है। तो वो इस बोर्ड पोर्ट से होता हुआ गया इस लाइन, इस बस के ऊपर, इस बस पे ये डाटा गया और सीपीयू के पास आया। सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने इन दो नंबर को ऐड किया, ठीक है, 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 गिव्स यू 5, और वो 5 नंबर जो कोड से यहाँ प्रोग्राम मेमोरी में लिखा हुआ था कि 5 नंबर जो है स्टोर करा दे रैम के अंदर, ठीक है, या जो वर्किंग रजिस्टर है, वर्किंग रजिस्टर रैम में होता है। तो हुआ ये कि 2 + 3 पोर्ट से उठा आपने जो दिया था इनपुट, वो दोनों इस बस के ऊपर आया, बस से डेटा गया सीपीयू के अंदर, सीपीयू में दोनों ऐड हुए, रिजल्ट आ गया 5, ठीक है। अब 5 मैंने स्टोर करा दिया रैम के अंदर, तो वो क्या होगा, 5 रिटर्न हो जाएगा और रैम के अंदर जाके, रैम ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। सिंपल इज दैट, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं, जस्ट लाइक कैलकुलेशन है, ठीक है। क्या हुआ कि 2 + 3 उठा आईओ पोर्ट से बस में गया, बस ने सीपीयू को दिया, सीपीयू ने कैलकुलेशन किया 2 + 3 और रिटर्न कर दिया रैम के अंदर, जैसे कि जैसे इस प्रोग्राम मेमोरी ने कोड में लिखा हुआ था वैसे वैसे इसने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके अपना काम एग्जीक्यूट कर दिया, आपका इंस्ट्रक्शन लाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट की कहानी होगी, रैम की कहानी होगी। अच्छा, ये प्रोग्रामेबल रोम है, और एक होता है डबल ईपी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये प्रोग्राम रोम है और ये इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम है, ठीक है। अगेन ये रोम अगेन मेमोरी पार्ट है, इसके इसी का पार्ट है, ठीक है। ये वाला और ये वाला ये दोनों मेमोरी सेम ही है,
इसमें दो सेगमेंट्स बने हुए, एक वो सेगमेंट जो, ये दोनों सेगमेंट एक ही मेमोरी फिजिकली एक ही है, लेकिन दो सेगमेंट इस तरह से बने हुए हैं कि एक सेगमेंट तो आईसी को बूट करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। जब आईसी को ऑन करते हैं आप, तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सेट जो इसके अपने प्री डिफाइंड डिफॉल्ट सेटिंग है उसको लोड करने के लिए चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आईसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आईपी किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके आईओ पोर्ट्स कहाँ लोकेट हुए हैं इंटरनल आर्किटेक्चर में, वो किस कितने टाइमर्स हैं उसके अंदर, कितने उसके अंदर काउंटर्स हैं, कहाँ टाइमर कौन सी लोकेशन पे लगा हुआ है, उसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर किस नंबर का लगा हुआ है, आईओ पोर्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, प्रेफर, ये सारी चीजें ना हार्ड कोड हार्ड कोडेड होती हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप जो कर सकते हैं वो डबल ईपी रोम के मेमोरी के साथ कर सकते हैं। क्या कि आपने जो, लेट्स सपोज इनपुट आउटपुट को कौन से वाले को यूज करना है, ए को यूज करना है पोर्ट को, या बी को पोर्ट को यूज करना है, या सी पोर्ट को यूज करना है, ठीक है। कौन सा पोर्ट आपने यूज करना है, रैम में किस लोकेशन पे आपने डेटा सेव करना है, ठीक है। रैम में बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं, लोकेशन बने हुए हैं, अब उसमें किस लोकेशन किस हेक्साडेसिमल वैल्यू में आपने जाके मेमोरी के स्टोर कर देना है डेटा, ठीक है, ठीक है। या रोम के किस लोकेशन को आपने यूज करना है, ठीक है। या अदर प्रेफरेंस जो आप यूज कर रहे हैं मेमोरी के, वो कौन से यूज करने हैं, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजर डिफाइंड होती है, जो कि फ्लेक्सिबल या कस्टमाइजेबल है। कुछ चीजें हार्ड वायर्ड होती हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ADD ऐड का सिंटैक्स है, ठीक है। ऐड के जो जो इंस्ट्रक्शन सेट हम आगे हम पढ़ेंगे, उसमें एक ऐड का सिंटैक्स है। ADD ऐड क्या करता है, ऐड करता है दो नंबर्स को, ठीक है। यानी कि एक नंबर जो 2 है, लेट्स सपोज डेसिमल नंबर एक है, डेसिमल नंबर 4 है, इन दोनों को ऐड करके वो वर्किंग रजिस्टर में स्टोर कराता है। ये इसका काम है, इस इंस्ट्रक्शन सेट ये परफॉर्म करता है ये एक्शन, ठीक है, ऐड का। ये किसने बताया कि ऐड ये परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें होता है ऑप कोड्स, ठीक है, टेक्निकल टर्म है ऑप कोड, ये हम आगे चल देखेंगे। मैं आपको जस्ट जनरलाइज बातें बता रहा हूँ अभी फिलहाल। वो सब ऑप कोड की बातें ना प्रोग्राम मेमोरी या प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है कि अगर ऐड लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है, अगर SUB सब्ट्रैक्ट लिखा हो, सब्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास INT इंटीजर की वैल्यूज हैं, आपके पास बिगिन BEG बिगिन है, ठीक है। जितने भी कोडिंग के जितने भी सिंटैक्सेस हैं उन सब की लैंग्वेज जो है वो प्रोग्राम रोम में स्टोर हुई हुई है। और जो इलेक्ट्रिकली रीडेबल प्रोग्राम है ये आपके हाथ में है, ठीक है। ये आप बेसिकली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोडिंग करके इसमें इंस्टॉल कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली उसको रीलोड करके उस ऑप कोड को समझेगा खुद बाय देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ अदर टर्म्स आर ऑसिलेटर, OSC। ऑसिलेटर इज क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो कि एक्सटर्नली माइक्रो कंट्रोल में लगाया जाता है। ये इसके सिंबल इस तरह का स्क्वायर बॉक्स होता है, ठीक है। ऊपर से मतलब यहाँ से बस कॉलम नहीं होते, लेकिन साइडों से ये ऑसिलेटर लगा हुआ होता है। अच्छा, ऑसिलेटर का काम ये है कि माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक सिग्नल कांस्टेंट प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअस क्लॉक सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड करता है। चूंकि माइक्रो कंट्रोलर एक डिजिटल आईसी है, ये माइक्रो कंट्रोलर इज अ डिजिटल डिवाइस, therefore it require an external clock signal so that जो इसकी एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन साइकिल वो क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड हो। क्लॉक सिंक्रोनाइज मतलब जैसे जैसे क्लॉक की पल्सेस आती रहेंगी वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है। अगर क्लॉक की पल्सेस तेज है तो इंस्ट्रक्शन तेज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, मतलब फास्टर, मतलब आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी। लेकिन जैसे जैसे क्लॉक सिग्नल स्लो है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हैं वो स्लो मूव करेंगे, आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल स्लो मूव करेंगे, मतलब आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो वो ऑसिलेटर हमें एक्सटर्नली लगाना पड़ता है। देन यू हैव इंटरप्ट। इंटरप्ट का एक लॉजिकल स्विच होता है, जिसके मिसाल के तौर पे आपका कंट्रोलर फटाफट चल रहा है, ठीक है, इंडिकेटर आपने बनाया हुआ है, LED ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, आपकी LED कंटिन्यूसली चल रही है। लेकिन एक रीसेट का बटन या एक पावर का बटन आपका एक्सटर्नली होना चाहिए ताकि आप उसको अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर दें LED को, डिपेंडिंग अपॉन आपको फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, आप जस्ट ऑफ कर दें उसको, ठीक है। अदर पेरिफेरल्स में आपके पास कैन नेटवर्क आता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आते हैं, UART के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, बसेस हैं, I2C के कम्युनिकेशन है, सही है। वो सारी चीजें हैं जो कि आप लोग डिटेल में और देख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो मिल गया होगा इंटरनल आर्किटेक्चर के जो हमारे पिक फैमिली में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सारी बड़ी बड़ी चीजें थी। टाइमर्स हमने, बड़ा फेमस टर्म है टाइमर, जो कि हम लोग एक चैप्टर पूरी हम टाइमर के ऊपर पढ़ेंगे। टाइमर यूज होता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, यानी डिले क्रिएट करने के लिए, डिले क्रिएट करने के लिए इन सेंस कि लेट्स सपोज आपने एक ट्रैफिक सिग्नल बनाना है, ठीक है।
उसमें ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, एक रेड लाइट होता है, एक ग्रीन लाइट होता है, एक येलो लाइट होता है, ठीक है। और उन सब के दरमियान एक टाइमिंग इंटरवल है। लेट्स सपोज ग्रीन लाइन ऑन होगा 5 सेकंड के लिए, ठीक है। देन उसके बाद रेड लाइट ऑन होगा लेट्स सपोज 10 सेकंड के लिए, ठीक है। एंड येलो लाइट ऑन होगा 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो पहले सीक्वेंस क्या बना, रेड है 10 सेकंड, येलो है 2 सेकंड, एंड देन ग्रीन है 5 सेकंड, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपने एलईडी को कॉन्स्टेंटली ऑन करवाना है एंड एक पीरियोडिक मैनर में, यानी कि ये रिपीट होता रहे बार बार। तो ये जो टाइमिंग आपने सेट कर दी ना कि भाई ये 5 सेकंड का डिले है, 10 सेकंड का डिले है, एक में 2 सेकंड का डिले है, और उसके बाद आपके जो आउटपुट्स है वो चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो वो बेसिकली आप टाइमर से ये फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं, सही है। तो बस इट्स लाइक अ टाइमर आपके स्टॉप वॉच में भी होता है, ठीक है। अगर आपको डिजिटल वॉच है तो आपके उसमें भी टाइमर होगा, सही है। इसमें स्टॉप वॉच होंगे, इसमें आप उसको कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वही सारी चीज इसमें यूज की जा सकती है, ठीक है। सो फार सो गुड, समझ में आया सबको अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन? No, हाँ sir. सर। Okay. Then we have more detailed infrastructure of my microcontroller, इसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा था पोर्ट भी कोई चीज होती है। पोर्ट मैंने कहा था एक पोर्ट ए है, एक पोर्ट बी है, सही है। इसके अलावा भी पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट सी भी है, एक पोर्ट डी भी है, ठीक है। मैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये फिजिकल आईसी जो है ना, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर को हम देख रहे हैं, ठीक है। इंटरनली के एक ब्लैक चिप जो होता है 40 पिन का एक ब्लैक चिप है, सही है। उस ब्लैक चिप के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम थोड़ा, ठीक है। क्योंकि ब्लैक चिप के अंदर हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन एज एन इंजीनियर या डिजिटल लॉजिक डिजाइनर आपको पता होना चाहिए कि इसके इंटरनली कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उसकी ऑपरेशन कैसे होती है और उनकी लिंकेज क्या है, ताकि आप उसके सिग्निफिकेंट को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। So inherently in PIC18 family, PIC18F क्योंकि स्पेसिफिक बताया इसने, let me see, यहाँ पर इसने फिगर में कहीं बताया हुआ होना चाहिए, हाँ ठीक है। PIC18 की बात कर रहा है। PIC18 ब्लॉक डायग्राम इन जनरल ये सारी चीजें उसमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। PIC18 की फैमिली में क्या क्या है, दे आर 5 पोर्ट्स, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी एंड पोर्ट ई, ये 5 पोर्ट्स आ गए। पोर्ट ए में आपके पास पिंस हैं, ठीक है। ये पिंस हैं, इसको कहते हैं RA0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। A4 जो पोर्ट ए की बात हो रही है, ठीक है। पोर्ट बी की बात की जाए तो बी की बात होती है, B0, B1, B2, B3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसी तरह पोर्ट सी की बात की जाए तो RC की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पोर्ट डी की बात की जाए तो RD की बात चल रही होती है, ठीक है। पोर्ट ई की बात कर रहा जाए तो RE की बात चल रही होती है, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से पोर्ट पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं चीजों को। अच्छा, RA0, ठीक है। RA0 से क्या मुराद है, ठीक है। RA0 से मुराद ये है कि आपके पास एक रजिस्टर है R4 रजिस्टर, R4 रजिस्टर, A4 पोर्ट A एंड 0 मतलब आपके पास एक LSB लॉजिक 0 की बात हो रही है, ठीक है। लॉजिकल वैल्यूज में नंबर को देखा जाए तो आपके पास एक LSB होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एक MSB साइड होती है जिसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट तक डेटा की इंक्रीमेंट होती है। मतलब ये कि अगर आपके पास 0001 है, इसका मतलब आपके पास ये 0001 है, इसका मतलब ये कि आपके पास लॉजिकल मतलब डेसिमल वैल्यू 1 है, ठीक है। 0010 इसका मतलब डेसिमल वैल्यू 2 है। 0011 की बाइनरी लॉजिक होगा, इसका मतलब आपके पास डेसिमल वैल्यू 3 है, ठीक है ना। अब मैंने कैसे इसको 1 2 3 कहा, मैंने इस तरह कहा कि 0001 इसका मतलब MSB is 0, second last MSB is 0, third last MSB is 0 and LSB is 1, ठीक है। LSB is 1 means कि आपके पास ये 1 लॉजिक शो करेगा। अगर मैं उल्टा करता मतलब 0001 ही हो, लेकिन अगर LSB फर्स्ट LSB is 0 एंड MSB वाला अगर 1 होता दूसरी साइड पे, ऑन अदर हैंड मतलब दूसरी साइड पे अगर MSB 1 है, नाउ दिस इज नॉट लॉजिक 1, ठीक है। इसका डेसिमल 1 नहीं होता, इसका डेसिमल होता है 8, क्योंकि आपके पास 0001 जो है उसमें MSB 1 है, ठीक है। तो वो 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेसिमल, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि MSB
कौन सा है, LSB कौन सा है, ठीक है। तो टिपिकली MSB जो होता है, दिस इज द हायर ऑर्डर नंबर, ठीक है। MSB सपोज टू बी अ हायर ऑर्डर नंबर, तो हायर ऑर्डर नंबर शुड बी हियर 6, ठीक है। एंड लोअर ऑर्डर नंबर इज LSB। LSB जो होता है वो आपके पास A0 से शो हो रहा है। किसी को क्वेश्चन है? अरबाब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? इज दैट गुड? यस सर, सिर्फ एक ये बात समझा दें कि आपने बात की है ना कि इसके अंदर बिट्स की, सर उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है वो तो 7 होता है, 8 बिट्स होती हैं। तो 0 से लेकर 7 तक होते हैं ना सर हाँ, नंबर की 0 से लेकर रिप्रेजेंटेशन। 7 होता है, मींस दे आर 8 बिट। 0 से 7 मतलब 0 इंक्लूडेड है, मतलब आपके पास 8 बिट है तो ना सर टोटल। जी हाँ, मैं ये समझ रहा था कि आप कह रहे हैं 8 नंबर, तो 8 नंबर तो नहीं, जस्ट 8 हाँ बिट्स होती हैं और होती हाँ, जो 7 तक होती। अच्छा, वो थैंक यू 8 सर। 8 नंबर नहीं, 8th नंबर, 8 के बाद TH लगा दें तो 8th सही है, नंबर है, सही है, 8वां नंबर, ठीक है ना। तो वो 8वां नंबर सही है। 7 उसमें काउंट होगा वैसे, लेकिन ये 8वां नंबर जो है आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो पोर्ट ए जो है, पोर्ट ए 0 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट, एंड देन उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 एंड 6। तो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसमें 6। तो इसका मतलब आपके पास 7 नंबर्स हैं, 7। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। पोर्ट ए में आपके पास 7 इनपुट्स पॉसिबल है, ठीक है। 8 नहीं पॉसिबल, 7 पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह पोर्ट बी में आ जाए, ठीक है। पोर्ट बी में आपके पास क्या स्टार्ट हुआ, पोर्ट बी 0 से स्टार्ट हुआ, 1 हुआ, 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद 5 6 7, ठीक है। तो 7 तक चल रहा है, इसका मतलब आपके पास इसमें 8 नंबर पॉसिबल है, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। तो बेसिकली आप लोग इसको इस हिसाब से कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास RC 0 से लेकर RC 7 है, इसका मतलब आपने यहाँ पर भी 8 बिट के नंबर पोर्ट सी में यूज कर सकते हैं। पोर्ट डी में भी 8 बिट के नंबर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली आपके पास और ई में भी कुछ स्पेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। ई में भी E0 से लेकर E7 तक के नंबर्स हैं, मतलब 8 बिट का नंबर आपके पास ई में भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर और पोर्ट की एक्सटेंशन आप करना चाहें, ठीक है, तो वो पोर्ट की एक्सटेंशन की जा सकती है, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा मतलब मैसिव साइज के आईसी पे नहीं जा रहे, फिलहाल हम इसी आईसी के अंदर रह के इसके कंस्ट्रेंट्स को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इस एक सेकंड मुझे दें जरा, लैपटॉप को चार्ज से कनेक्ट कर लूं। हाँ हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो, वी आर हियर। यस सर, आ रही है। ठीक है, किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन है? नाउ नेक्स्ट इज बेसिकली आपके जो पोर्ट्स होते हैं वो पोर्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टू इंटरफेस योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, विथ योर आईसी, ठीक है। आपकी एक आईसी एक फ्लैगशिप है, लेकिन उसके अंदर डेटा या इंफॉर्मेशन या सिग्नल कैसे जाएगा, या उससे डेटा सिग्नल बाहर कैसे आएगा, ठीक है, यू बाय यूजिंग दिस बाई डायरेक्शनल पोर्ट्स। इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल पोर्ट्स। एरो देखें दोनों साइड पे बने हुए। इट कैन बी एन इनपुट और एन आउटपुट, ठीक है। एट अ टाइम ये इनपुट आउटपुट नहीं हो सकते, लेकिन एक वक्त में या तो वो इनपुट एक्ट करेगा या तो आउटपुट एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें डेटा इन भी जा सकता है, उसमें डेटा रिटर्न भी आ सकता है बाहर। तो ये पोर्ट बड़े मतलब मीनिंगफुल होते हैं हमारे हार्डवेयर के केस में, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने एक पोर्ट ए, जैसे मैंने कहा था ना, पोर्ट ए में यूज किया, आपने 2 नंबर सेंड किया, और पोर्ट बी पे आपने डेसिमल 3 नंबर सेंड किया, ठीक है। तो डेफिनेटली डेसिमल तो आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। 2 का मतलब आपने सारे बिट 0 हैं, सिर्फ RA1 इसको हाई किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसमें
डेसिमल वैल्यू ऑफ 2 सेंड कर रहे हैं, बाकी सारे 0 हैं। इसी तरह आपने 3 सेंड करना है पोर्ट बी में, मतलब ये हुआ कि RB 0 और RB 1 इन दोनों का आपने हाई कर दिया, तो 2 और 1 3 हो गए, बाकी सारे नंबर्स को आपने 0 कर दिया MSBs को, ठीक है। सारे MSBs 0 हो गए, LSB के जो आखिरी 2 बिट हैं उसको आपने हाई कर दिया। इट मींस नाउ यू आर सेंडिंग 3 फ्रॉम पोर्ट बी, ठीक है। ये दोनों पोर्ट ए और पोर्ट बी एज एन इनपुट एक्ट कर रहे हैं। अब डेटा क्या हुआ, क्या कि यहाँ से डेटा इधर गया बस के ऊपर, ठीक है। ये डेटा बस है, ठीक है, जो कि 8 बिट का है, जो कि 8 बिट का डेटा कैरी करेगा, ठीक है। इधर से 8 बिट का डेटा उठाया इसने, इधर से 8 बिट का डेटा उठाया, ठीक है। दोनों बिट के 8 बिट के डेटा उसने उठाए, और ये पूरा का पूरा ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर डेटा को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी हम उस तरफ बाद में आते हैं, पहले नीचे से देखते हैं कि हम यूज क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास और क्या है, ऑसिलेटर, ठीक है। यहाँ ऑसिलेटर लिखा हुआ है, ऑसिलेटर OSCI OSI ऑसिलेटर है, OSO भी ऑसिलेटर है, 1 2 ये सब एक्सटर्नल ऑसिलेटर्स हैं जो आपके क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आपने ऑसिलेटर लगाया हुआ है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। वो टाइमिंग जनरेशन को यूज कर रहा होगा, फेज लॉक लूप PLL यूज कर रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास ऑसिलेटर ब्लॉक्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं आपके क्लॉक सिग्नल जनरेशन के लिए, ठीक है। आपकी क्लॉक सिग्नल जनरेशन के लिए, और क्लॉक सिग्नल जनरेशन इसलिए जरूरी है ताकि आपकी कोडिंग की सिंक्रोनाइजेशन हो सके विद रिस्पेक्ट टू द टाइम या क्लॉक साइकिल जितना आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वो क्लॉक सिग्नल जनरेटर यहाँ से हो रहा है, इसमें VDD और VSS यूज हो रहा होता है, ठीक है। सप्लाई जो है VDD इज बेसिकली पॉजिटिव सप्लाई, वी कंसीडर इट VDD एज अ पॉजिटिव सप्लाई बिकॉज दिस इज वोल्टेज फ्रॉम ड्रेन टू ड्रेन, ठीक है। तो VDD इज अ पॉजिटिव सप्लाई, एंड VSS इज द ग्राउंड और जो रेफरेंस सप्लाई है, जो कि V सोर्स टू सोर्स की सप्लाई होती है, ठीक है। रेफरेंस सप्लाई हो गई। MCLR इज मेमोरी क्लियर, ठीक है। मेमोरी क्लियर जो कि इसमें टाइमर यूज हो रहा है, इसमें वॉच डॉग है, इसमें और भी दूसरी चीजें हैं, स्टार्टअप टाइमर है, ऑसिलेटर है, पावर अप टाइमर है, ये सारी चीजें जो इसमें यूज हो रही हैं उसके रीसेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मेमोरी क्लियर, ताकि वो डिफॉल्ट सिचुएशन में आ जाए जब आप स्टोरेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन यू हैव दिस ब्लॉक। अच्छा, ये ब्लॉक हमने देखा, ये ऑसिलेटर और टाइमर का ब्लॉक था, सही, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा ब्लॉक जो हाईलाइट हुआ है ब्लू कलर से, ये है आपके पास ALU का ब्लॉक, ये वाला, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 8 बिट का ALU है आपके पास। ALU की लॉजिक में हो ही रहा है। अच्छा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम ये होता है कि आपके पास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लॉजिक परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मोर प्रोबेबली डिवीजन भी होता है, ताकि आपके पास इसमें कोई ना कोई चीज अलजेब्रिक इक्वेशन जो है सॉल्व किया जा सके। सिमिलरली लॉजिक की भी बात हो रही है, ठीक है। अर्थमेटिक भी है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, और लॉजिक की भी बात हो रही है, मतलब एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और इसके अलावा जितने भी एक्सक्लूसिव गेट्स हैं वो सब भी इसके अंदर परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, ALU के अंदर। तो चूंकि अब मुझे पता चला कि मैं A और B इन दोनों जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो नंबर्स मैंने भेजा है उसको मैंने ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने का मतलब ये हुआ कि आपको ALU के रिसोर्स यूज करना पड़ेगा पूरे के पूरे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपने A और B के रिसोर्स को यूज करना है, ठीक है। और फिर ऐड करके आपने रैम में डेटा स्टोर करवा देना है। रैम का है, रैम ये रहा, ठीक है। तो रैम यहाँ पर है। तो हुआ ये कि डेटा जो है पहले A और B से उठेगा, A और B से लोड होगा बस पे, बस से डेटा इधर जाएगा, इधर से डेटा गया ALU पे। ALU ने क्या किया, ALU ने इस दोनों डेटा को रिसीव किया, ठीक है। इसमें पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। P रोड L इज लोअर साइड और P रोड हाई H इज हायर साइड, ठीक है। ये दोनों बिट को नंबर, मैंने कहा ना कि दोनों एक यानी कि 3+2 करना है, ठीक है। तो एक जगह से 3 आएगा, एक जगह से 2 आएगा, दोनों नंबर सेव होंगे, ठीक है। और उन ये रजिस्टर है बेसिकली, वो दोनों नंबर को लेगा 1 बाय 1, उसमें एडिशन के लिए फुल एडर लॉजिक परफॉर्म होगा। आपने फुल एडर पढ़ा होगा, फुल एडर आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के कोर्सेज में पढ़े होंगे। फुल एडर का क्या होता था कि आपके पास एक हाफ एडर, दो हाफ एडर को मर्ज करके एक फुल एडर बनाते थे, ठीक है, याद है सबको।
फुल एडर का आर्किटेक्चर, फुल एडर का आर्किटेक्चर याद है ना सबको? तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था तब भूल गया था। जस्ट रिवाइज कर लें जितना आपको आसानी होगी। ये कोर्स पकड़े हैं जल्दी से, डिजिटल फंडामेंटल्स का कोर्स को एक दफा अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके यूज होंगे। अभी नंबर कन्वर्जन की बात आ रही होगी आगे, लॉजिक गेट्स कैसे यूज करना है, उसकी जो लॉजिक एलिमेंट्स है कैसे डेवलप करना है। फिर टाइमिंग में आपके पास काफी ज्यादा डिजिटल फंडामेंटल्स के कोर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, तो जल्दी से आप कॉपी लें और उसको रिवाइज कर लें, ठीक है? अदरवाइज यू कैन हैव डिफिकल्टी ऑन डूइंग दिस टेक्निकल स्टफ। सही है, तो आई रियली सजेस्ट कि उसको रिवाइज करना शुरू करें, ताकि आप ये थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन है उस कोर्स का, राइट? तो इन एनी केस वो दोनों को लॉजिक को लिया और 8 बिट, क्योंकि चूंकि ये 8 बिट के नंबर्स थे, तो 8 बिट का आपने फुल एडर डेवलप किया। तो ये एडर का सिंबल है, ठीक है? ये जो इस तरह के डब्बे बने होते हैं ना, ये एडर का सिंबल होता है, ठीक है? ये इस तरह के जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? अब ये एडर के क्या किया इसने, यहाँ गया, यहाँ इसने ऐड किया, ऐड करके जो नंबर यहाँ दिया, और इसके अंदर कोई कैरी अगर है तो कैरी भी इसके अंदर ऐड जाएगा, कैरी नहीं जनरेट हुआ तो कैरी नहीं जनरेट होगा, ऐड होगा। तो वो कैरी लेट सपोज जनरेट हो गया, उसने कैरी के साथ भी ऐड किया, उसने फिर वापस बस के अंदर डेटा डिलीवर कर दिया, जो रिजल्टेंट है, जो कि 2 + 3 गिव्स यू 5। वो 5 डेटा इस बस के अंदर से डिलीवर होकर जो मेन स्ट्रीम लाइन है, उस मेन बस से होता हुआ रिटर्न पाथ से वापस गया, चूंकि उसने स्टोर करना है रिजल्ट जो है रैम के अंदर, ठीक है? तो 5 जो डेटा है वो जाकर आपके रैम मेमोरी के अंदर, ये रैम मेमोरी के अंदर डेटा जाके स्टोर हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आपने सिर्फ ऐड परफॉर्म करके रैम के अंदर डेटा स्टोर करा दिया, ठीक है? तो रैम का मेमोरी स्पेस में से यूज होगा, ठीक है? तो आपका टास्क परफॉर्म हो चुका होगा, सही है? इसके अलावा आपके पास जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके आपके पास ये रोम अवेलेबल है, ठीक है? तो रोम इंस्ट्रक्शन, इसके साथ आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आते हैं, ठीक है? ये वाले, ठीक है? ये दोनों अटैच होते हैं, इसमें अलग अलग हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लें। अदरवाइज ये दोनों एक ही, मतलब एक सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब आधा सेक्शन, आधा पोर्शन आपके पास प्रोग्राम मेमोरी का है उसी एक ब्लॉक में, और आधा पोर्शन आपके पास इसके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के। जिस तरह हम करते हैं ना, एक हार्ड डिस्क है, उसमें 3 ड्राइव हैं। एक सी ड्राइव है जिसमें विंडोज इंस्टॉल है, ठीक है? उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है? डी ड्राइव और ई ड्राइव जो है वो आपके यूज के लिए, ठीक है? तो इसीलिए इसी तरह इसमें भी कुछ एक प्रोग्राम मेमोरी है और एक आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और रोम लैच है, ठीक है? इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ये चीज फिक्स्ड है, हार्ड कोडेड है, और इसमें बेसिकली आपके प्रोग्राम के सारे डिफॉल्ट स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। बूट अप कैसे करना है वो अवेलेबल है, प्रोग्राम करते वो क्या करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं, तो इसको आप नहीं चेंज कर सकते। However, you can modify this program memory according to your desired code, ठीक है? तो कोड जिस तरह का होगा वैसे ही के वैसे ही आप इस प्रोग्राम मेमोरी के अंदर वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है? देन यू हैव सम पॉइंटर्स एंड टेबल्स। होता ये है कि जितने भी मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं ना, जो प्रोग्राम, अब मैंने कहा कि एक नंबर 1 इंस्ट्रक्शन है मूव करने का, ठीक है? कि डेटा जो है मूव हो रहा है। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन है ऐड करने का। नंबर 3 इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्ट करने का। नंबर 4 इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई करने का। नंबर 5 इंस्ट्रक्शन है आपके पास डिवाइड करने का, ठीक है? मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, 5 इंस्ट्रक्शन हो गए। लेकिन ये तो मैंने बड़ा आसानी से आपको बता दिया कि 5 लाइन है आपके पास, लेकिन ये कोडिंग में करना आसान है, सॉफ्ट कोडिंग में करना, ठीक है? आपको समझ में आएगा। लेकिन जब मेमोरी के अंदर बात जाती है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसको नंबर समझ में आता है, ठीक है? नंबर 8 बिट का नंबर है, सारे के सारे 8 बिट के नंबर आ गए, तो उसमें से कौन सा लाइन 1 है, कौन सा लाइन 2 है, वो बेसिकली आपके पास जो है ये टेबल ऑफ पॉइंटर से डिफाइन होता है, ठीक है? कि लाइन 1 ये 000 लेट सपोज 0001 है। लाइन जो नेक्स्ट लाइन है वो 003 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो हो रहा है 005 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? नॉर्मली ये ऑड नंबर पे लाइनें स्टार्ट होती हैं, ठीक है? ऑड नंबर से लाइनें स्टार्ट होती हैं। 0001, 0003, 0005, 0009 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? तो आपके पास जितने भी लाइंस हैं वो बाइनरी में इस तरह से स्टार्ट मतलब लिखा जाता है। 0001, 0003, 3 का मतलब ये है कि ऑल 2 1s एट द एंड, ठीक है? 0005 मतलब ये है कि 4 पहले होगा, 101, ठीक है? ये 5 है।
फिर 7 हो गया, फिर 9, सो सो फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह की काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा होता है, ऑल द टाइम काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा होता है यहाँ। सही है, ये चीज आ गई आपके पास। एंड देन यू हैव प्रोग्रामेबल काउंटर, ये लिखा हुआ भी है। सही, ये सारे के सारे जो आपके पास यूनिट है ना, इसी काम के लिए है कि आपके पास काउंटर को इंक्रीमेंट करें। लास्ट वाला प्रोग्राम कहाँ क्या स्टोर था, उसके अंदर कहाँ पर लास्ट पॉइंटर खड़ा था, उससे बैक कैसे जाना है, उससे फॉरवर्ड कैसे जाना है, कहाँ से कौन से लाइन से किस लाइन में जंप करना है आपने। ठीक है, एक बैकवर्ड जंप होता है, एक फॉरवर्ड जंप होता है। ठीक है, कि अगर लूप से बाहर निकल रहा है कोड तो मुझे बैकवर्ड जंप लेना है या फॉरवर्ड जंप लेना है। ठीक है, जंप अप जंप डाउन। ठीक है, लॉन्ग जंप लेना है या शॉर्ट जंप लेना है। ठीक है, ये सारे जैसे जैसे कोडिंग आप करते रहेंगे वैसे वैसे चीजों को समझेंगे, लेकिन उसके इंटरनली हमें चीजों को इस तरह से यूज करना होता है सारे। तो ये वाला जो ब्लॉक है जो मैंने हाईलाइट किया वो बेसिकली काउंटर प्रोग्राम काउंटर के एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, ये आपके पास रोम का मेमोरी ब्लॉक है, ये उसके रिमेनिंग पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपके पास रैम का मेमोरी पार्ट है और ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, रैम के अंदर भी वही सारे डेटा को स्टोर करने के लिए कहाँ स्टोर करना है, किस किस नंबर पे स्टोर करना है। ये FSR0, FSR1, FSR2, ये जितने भी रजिस्टर्स है ना, ये बेसिकली रैम के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, जिसको इसने अलग अलग करके बताया हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे BSR रजिस्टर है जो कि 4 बिट का है। ठीक है, ये सारे रजिस्टर 12-12 बिट के हैं, 1 2 3 4 12-12 बिट के। ये बैंक 0 और बैंक 0 से लेकर बैंक F तक। ठीक है, 0 1 2 3 4, फिर ABCDEF। ठीक है, तो वो जितने भी बैंक हैं वो 4-4 बिट के हैं। ये 12 बिट का एड्रेस लाइन है जो कि 12 बिट का डेटा यहाँ दे रहा है। ठीक है, अभी हम मतलब इसको देख रहे हैं कि रैम में बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ये इस ब्लॉक के अंदर कवर की जा रही होती है। ठीक है, तो कंक्लूजन या बॉटम लाइन ये है कि जो आपके स्पिक फैमिली है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि आपके पास आईओ पोर्ट्स हैं जो कि मोर लेस 8 बिट का ही हो रहा होता है, कुछ 7 बिट के होते हैं, कुछ 6 बिट का होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी एप्लीकेशन। उस आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो चीजें चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, आईओ पोर्ट्स हो गए, इनपुट आउटपुट। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये है, ये ऑसिलेटर ब्लॉक है। ठीक है, जहां पर आपके पास क्रिस्टल ऑसिलेशन इनपुट से आ रहा होता है स्क्वायर पे, उसके साथ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड टाइमर जनरेशन के लिए ये ब्लॉक को यूज किया जाता है। ठीक है, देन यू हैव ये वाला ब्लॉक। ठीक है, ये वाला ब्लॉक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव गेट्स जितने भी हैं वो जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, देन यू हैव ये वाला ब्लॉक। ठीक है, जिसमें रैम है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जिसमें आपके पास सारे के सारे टेम्पररी मेमोरी स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, एंड देन यू हैव ये वाला ब्लॉक जो कि रोम का ब्लॉक है। ठीक है, जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट या सॉरी परमानेंट कोड स्टोर हो रहा होता है और बेसिकली उसको रीड कर लेते हैं। एंड फाइनली यू हैव काउंटर इंक्रीमेंट्स जिसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन की इंक्रीमेंट हो रही हो। सही है, और किसी का क्वेश्चन है अभी तक? सो वी कीप इट टिल हियर। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। टाइमर की एप्लीकेशन है, टाइमर 0, टाइमर 1 2 3, तो ये भी हमारे पास एक्सटर्नली यूज हो रहा होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करते ओके सर। हैं। ओके, चलो, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।